डेट है आज 25 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सीखो और कमाओ स्कीम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 में भी पूछी जा सकती है। 2013 में लॉन्च की गई थी ये स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है ये याद रखना है और क्या काम है इसका। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की ये स्कीम है। इसने अभी लोकसभा में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से अभी ये न्यूज में आई। 2013 में लॉन्च की थी। सीखो और कमाओ स्कीम, जैसा इसके नाम में है, सीखो मतलब कुछ लर्न करना, कमाओ मतलब कुछ अर्निंग करना। इसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। 14 से लेके 35 साल के जो भी यूथ हैं यंग एज में, उनको स्किल प्रोवाइड की जाती है, दक्षता दी जाती है। कोई भी स्किल हो सकती है, मान लो कंप्यूटर चलाना सिखाना, या कोई और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देना, या मान लो कुछ हाथ का वर्क है, सेमी स्किल वर्क्स, जैसे मान लो जो मेजन होते हैं, मिस्त्री जो घर बनाते हैं, इस तरह के काम सिखाना। तो इस तरह से स्किल प्रोवाइड की जाती है ताकि वो आगे अपना जीवन यापन कर सके और उन्हें काम मिल सके, जॉब मिल सके। यानी कि मेन मकसद इसका यही है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है और उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, रोजगार के मौके हों, जो भी काम है वो काम हासिल कर सके अपने स्किल के आधार पे। इसमें देखो, जो एग्जिस्टिंग वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको स्किल दी जाती है ताकि उनकी स्किल प्रोवाइड करके उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके। और जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जो स्कूल से मान लो 8वीं 10वीं पढ़ के निकल गए हैं या 5वीं 6वीं पढ़ के निकल गए हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उनको स्किल प्रोवाइड की जाती है। इसमें जितने भी लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाती है, 75% लोगों की प्लेसमेंट की जाती है। यानी कि जैसे मान लो ये इंस्टीट्यूट बनाया स्किल डेवलपमेंट का, यहाँ से स्किल प्रोवाइड की 100 लोगों को, उनमें से 75 लोगों को तो इंश्योर किया जाता है कि उनको तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी। और 75 लोगों में से भी 50 लोग ऐसे हैं, मतलब 50%, 75 लोगों में से 50% ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब दिलाई जाती है। यानी कि 75% की प्लेसमेंट होती है और 75 में से 50%, लगभग ये मान लो आपका 37 या 38 लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में दी जाती है जॉब। इस स्कीम की जो गाइडलाइंस है, इसके हिसाब से ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन है जो, उनके हिसाब से स्किल दी जाती है। जैसे कंपनियों में जो काम चाहिए, जिन जिन लोगों की ज़रूरत है, इस हिसाब से दी जाती है उन्हें स्किल, और फिर उनकी प्लेसमेंट की जाती है। और मान लो कोई कैंडिडेट ऐसा है, स्किल सीखने के बाद वो मान लो जॉब नहीं करना चाहता, अपना खुद का काम खोलना चाहता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है। उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इस चीज़ की, और उसकी सहायता की जाती है कि वो अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस खोल सके। जैसे मान लो किसी ने कंप्यूटर सीख लिया तो वो खोलना चाहता है, मान लो वो कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहता है, तो वो उसकी सहायता की जाती है और उसको लोन भी दिलाया जाता है। माइक्रो फाइनेंस इजीली दिलाया जाता है, लोन्स बैंक से, या कोई भी मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इनसे लोन भी दिलाया जाता है उसे आसान शर्तों पे। और जब प्लेसमेंट हो जाती है, मान लो स्किल प्रोवाइड की स्कीम के जरिए, तो प्लेसमेंट के बाद भी 2 महीने तक उसे पर महीने 2,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि टोटल 4,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि उसे सहायता मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है पेंसिल पोर्टल। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी। देखो, चाइल्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए वो आप लिख सकते हो। ये पेंसिल पोर्टल अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उसने देखो राज्यसभा में इंफॉर्मेशन दिया इसके बारे में कि किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है इस पोर्टल का। ये समझ लो वेबसाइट है, इंटरनेट पे वेबसाइट है, पोर्टल बोल सकते हैं वेबसाइट, पेंसिल पोर्टल। क्या मतलब है इसका? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये 2017 में लॉन्च किया गया था पेंसिल पोर्टल स्कीम या पेंसिल पोर्टल। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, 2017 में लॉन्च किया था। मकसद क्या है? जो बच्चे ऐसे हैं जिनको फैक्ट्रियों में काम कराया जाता है या कहीं पे मान लो कोई रेस्टोरेंट में, अभी वो बच्चे 18 साल से कम उम्र है, तो ऐसे बच्चों को निकालना, ऐसे बच्चों को वहाँ से निकालना और उनका रिहेबिलिटेशन करना, यानी कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना है, क्योंकि चाइल्ड लेबर कराना हमारे देश में इलीगल है, अवैध है, सजा भी हो सकती है। तो चाइल्ड लेबर को रोकना और उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराना, इस तरह के काम इसमें कराए जाते हैं पेंसिल पोर्टल के जरिए। तो ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया अभी। ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें चाइल्ड लेबर एक्ट है उसकी प्रोविज़न को इंश्योर किया जाता है, इन्फोर्समेंट किया जाता है, और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ये जो स्कीम है ये भी इसलिए चलाई थी चाइल्ड लेबर को
निकाला जाए चाइल्ड लेबर को और उसे रिहेबिलिटेट किया जाए। क्या क्या कंपोनेंट है स्कीम के? कंपोनेंट देखो, एक तो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है, चाइल्ड को ट्रैक किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे चाइल्ड लेबर कराई जा रही है। कंप्लेंट कॉर्नर बनाया हुआ है, कोई भी आदमी इस पर कंप्लेंट कर सकता है। अगर आपको कहीं भी मान लो चाइल्ड लेबर करती हुई दिखे तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। अब ये नहीं है आपके घर में आपके मम्मी पापा आपसे छोटा मोटा काम करा रहे हो और आपकी उम्र 18 साल से कम है तो पेंसिल पोर्टल पे जाके कर दो कि मेरे घर वाले काम कराते हैं, तो ये नहीं चलेगा। घर में छोटा मोटा काम कराया जा सकता है। तो कंप्लेंट कॉर्नर इस पे है, और स्टेट गवर्नमेंट भी है इसमें इन्वॉल्व, और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो स्कीम है वो, और इनका कन्वर्जेंस किया जाता है। इसके जरिए चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया जाता है। फीचर्स क्या हैं और इस पोर्टल के? इसमें देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्ट किया जाता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट से, और जितने भी प्रोजेक्ट हैं सोसाइटीज़ में या जनरल पब्लिक है सबको कनेक्ट किया जाता है इस पोर्टल के जरिए। यानी कि इस पोर्टल में कोई आम आदमी भी अगर करना चाहे, साधारण आदमी भी, तो वो कंप्लेंट कर सकता है ऑनलाइन। उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल हो जाएगी, इसी पे शिकायत हो जाएगी, और फिर नोडल ऑफिसर हैं जो ऑटोमेटिकली उस पर जो कंप्लेंट है पहुंच जाएगी और फिर उसका ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर देंगे चाइल्ड का। जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये चलाया गया था पेंसिल पोर्टल, ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारा एक्सपेंडिचर लगाएगी और इम्प्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके खर्चा उठाती हैं, दोनों मिलके लागू करती हैं। तो ये चाइल्ड लेबर के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए चलाई गई थी, यानी कि जो भी बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है उनको वहाँ से निकालना, उनका रिहेबिलिटेट करना, उन्हें शिक्षा दिलाना, इस तरह के काम किए जाते हैं स्कीम के अंदर। फंड देखो इसमें डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज़ को, जिनको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर, और ये फंड देते हैं फिर उनको जो एनजीओ वगैरह, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था या वॉलंटरी एजेंसीज हैं जो चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि बच्चों की सहायता के लिए काम कर रही होती हैं ऐसी एनजीओ, उनको फंड प्रोवाइड करते हैं फिर ये। और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहे होते हैं कुछ, उनके लिए दिए जाते हैं ये फंड। नेक्स्ट टॉपिक है खंडागिरी एंड उदयगिरी केव्स। केव्स का मतलब होता है गुफा। ये गुफा कहाँ पे है और क्यों न्यूज में है? देखो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ये क्या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इंडिया में एंशियंट मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो प्राचीन स्मारक हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे करती रहती है, खुदाई करती रहती है, एक्सकेवेशन। ये 1861 में बनाई गई थी अंग्रेजों के ज़माने में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंदर काम करती है। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको बनाया था, और वो ही इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो ये केव हैं, गुफाएं हैं, ये उड़ीसा में हैं, और ये गुफाएं जो खंडागिरी, उदयगिरी, ये अपनी जो इम्पोर्टेंस है ये खो रही हैं, यानी कि इरोड हो रही हैं। ये दिन प्रतिदिन ख़त्म होती जा रही हैं। अगर इनका प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो ये ख़त्म हो जाएंगी। और ये भी कहा है पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा ये डिटोरिएट हुई हैं, मतलब ख़राब हुई हैं। ये देखो, ये देख सकते हो आप इमेज में, ये हैं खंडागिरी और उदयगिरी की केव्स। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, अंदर गुफाएं हैं इनके, पत्थर पहाड़ों में। ये जो उदयगिरी और खंडागिरी की केव्स हैं, कब बनाई गई थी? ये देखो, कलिंगा किंग है, कलिंगा साम्राज्य था जो उड़ीसा में, उसके किंग थे खारवेला, उसके टाइम पीरियड पे बनाई गई थी। खारवेला किंग का नाम है। 2nd और 1st सेंचुरी बीसी में, बिफोर क्रिस्ट। तो 1st और 2nd सेंचुरी बीसी में बनाई गई थी। टाइम पीरियड आपको याद रखना है। किस किंग के दौरान बनाई गई थी? कलिंगा डायनेस्टी के किंग थे खारवेला, उसके दौरान बनाई गई थी। और अभी कहाँ पे है? अभी ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में, उदयगिरी और खंडागिरी की केव। 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में जो उदयगिरी की केव्स हैं उनको माधवपुरा महावीरा केव्स के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये बुद्धिस्ट सेंटर रहा था उस टाइम पे। यहाँ पे बुद्धिज़्म का शिक्षा, लर्निंग वगैरह दी जाती थी, और यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह रहा करते थे। माधवपुरा महावीरा केव कहा जाता था उस टाइम पे उदयगिरी को ही। तो माधवपुरा महावीरा के नाम से भी पूछा जा सकता है आपको, ये कहाँ पे है केव्स, किस वजह से फेमस है? बुद्धिस्ट सेंटर रहे थे ये 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में, तो ये भी याद रखना है। टोटल जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, उदयगिरी में 18 गुफाएं बनी हुई हैं, और खंडागिरी में 15 केव्स बनी हुई हैं। और यहाँ पे देखो
ब्रह्म स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ है कुछ, और देवगिरी स्क्रिप्ट में भी। देवगिरी जो लिपि है वही जिसमें हिंदी और संस्कृत लिखी जाती है, ANR आस्याम है जो, और ये ब्रह्मगिरी स्क्रिप्ट है जो लिपि है ये अलग है इससे थोड़ी। तो इनमें लिखी हुई है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं इनकी दीवारों पे केव्स में। इनमें बहुत सारी केव्स फेमस हैं, उदयगिरी और खंडागिरी केव्स के अंदर ही है, ये केव्स के नाम है क्योंकि उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडागिरी में 15 गुफाएं हैं। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं, कुछ फेमस नाम देख लो, जैसे हाथी गुम्बा केव्स, अनंत गुम्फा, गुफा है वैसे ये गुम्फा बोलते हैं इसे, गणेश गुम्फा, जय विजय गुम्फा, मनकापुरी गुम्फा, बाघ व्याघर या व्याघर गुम्फा या सर्पा गुम्फा। ये बहुत सारी केव्स हैं जो बहुत ही फेमस रही हैं, प्रसिद्ध रही हैं। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है ये केव्स कहाँ पे हैं और किस वजह से फेमस है। नेक्स्ट टॉपिक है लिली थॉमस केस। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। लिली थॉमस केस ये 2013 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। ये अभी न्यूज में क्यों आया, आप सबको पता है, राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के सांसद हैं, अब सांसद नहीं रहे, उनकी सांसद जो सदस्यता है पार्लियामेंट से रद्द कर दी गई। कारण क्या है, उन पर डिफेमेशन का केस लगा था। डिफेमेशन क्या होता है, डिफेमेशन मतलब मानहानि। ये देखो जो IPC है, इंडियन पीनल कोड, उसका सेक्शन 500 ये कहता है कि अगर कोई आदमी किसी पे मान लो डिफेम करता है किसी के नाम को, तो उसे सज़ा हो सकती है और वो सज़ा 2 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, और 2 साल तक एक्सटेंड भी की जा सकती है और उस पर फाइन भी लग सकता है, या सिर्फ फाइन लग सकता है या दोनों लग सकते हैं, फाइन भी और सज़ा भी। तो डिफेमेशन आप जान गए, हिंदी में मानहानि बोलते हैं, किसके अंदर लगाया जाता है, IPC इंडियन पीनल कोड 500 सेक्शन का नाम है। तो ये केस चला था और इसमें सूरत का कोर्ट है, गुजरात में जो सूरत है उसके कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुनाई। ये 2019 से केस चल रहा है, 2 साल की सज़ा सुनाई डिफेमेशन केस में, लेकिन इन्हें बेल दे दी, जमानत दे दी, 15,000 रुपये इन पे भरवाए और जमानत दे दी, और इनकी जो सेंटेंस है सज़ा उसको 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया ताकि ये अपील कर सके हायर कोर्ट में। अब ये सूरत कोर्ट है जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद ये हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद फिर ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इस तरह से केस चलेगा। तो 30 दिन का टाइम है इनके पास अपील करने का हायर कोर्ट में। बैकग्राउंड जानते हैं केस क्या है और ये सेक्शन क्या है, अगर सज़ा मिल जाती है तो क्या होता है 2 साल की सज़ा। देखो ये जो सज़ा दी है डिफेमेशन केस में, ये तो IPC के अंडर दी है, IPC के अंडर सेक्शन 500 के अंदर। फिर इनकी सदस्यता रद्द क्यों कर दी गई, संसद थे ये, अभी MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, क्यों रद्द कर दी गई, कहाँ किस कानून में लिखा हुआ है ऐसा। देखो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, जन प्रतिनिधि कानून बोलते हैं इसको हिंदी में। इसके सेक्शन 8 क्लाउज 3 में ये लिखा हुआ है, अगर किसी को 2 साल की सज़ा मिलती है, 2 साल की सज़ा मिलती है कोर्ट के द्वारा, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है हाउस से। तो इसी वजह से इनकी जो सदस्यता है वो रद्द की गई है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसके सेक्शन 8 क्लाउज 4 में ये लिखा हुआ है कि ये जो सदस्यता डिसक्वालिफिकेशन किया जाएगा, सदस्यता को रद्द किया जाएगा, ये 3 महीने के बाद ही इफेक्ट होगी। यानी कि जैसे अभी इनको सज़ा दी गई, जैसे मान लो आज सज़ा तो 2 दिन पहले दे दी गई थी, तो जिस टाइम पे सज़ा दे दी गई उसके 3 महीने बाद ये लागू होगी, इफेक्ट में आएगी। लेकिन जो ये पीरियड है ना 3 महीने का, इसलिए दिया गया था ताकि वो हायर कोर्ट में अपील कर सके कि भाई साहब देखो ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो मान लो दिया किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट, उससे गलती भी हो सकती है, आगे जाके वो अपील कर सकता है, ये ऑप्शन होता है हमारे देश में। तो डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। तो 3 महीने का टाइम इसलिए दिया गया था ताकि वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर सके। लेकिन ये केस 2013 में सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये था ना प्रोविजन सेक्शन 8 में सेक्शन 8 क्लाउज 4 में कि 3 महीने का टाइम है उसके पास अपील करने का, इस सेक्शन को ही रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 3 महीने का टाइम है कि 3 महीने का टाइम है कि उसकी सदस्यता रद्द होगी 3 महीने के बाद, ये गलत है। तो ये केस का नाम है लिली थॉमस केस, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है। इसमें इस प्रोविजन को स्टक डाउन कर दिया, हटा दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है कि ये असंवैधानिक है कि 3 महीने का टाइम नहीं है, तुरंत रद्द होगी, इमीडिएटली रद्द होगी। इसलिए जो राहुल गांधी जी है उनकी सदस्यता इमीडिएटली रद्द कर दी गई, सांसद हट गए अब वो पार्लियामेंट से।
अच्छा, अब जो सूरत कोर्ट ने तो उन्हें 30 दिन का टाइम दिया है कि हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वो कोर्ट टाइम दे सकता है कि 30 दिन का टाइम है अपील करने का। अब वो हायर कोर्ट में जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, किसी भी हायर कोर्ट में। पहले तो हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। बेल दे दी गई है, ये हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो अब कन्विक्शन कर दिया इनको, यानी कि सज़ा मिल गई। इसके बाद ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन तो यही है, वो हायर कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, को भी अप्रोच, प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं ये, लेकिन प्रेसिडेंट के पास क्यों? क्योंकि देखो आर्टिकल 103 है हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन करना होता है ना, अगर मान लो किसी को सजा मिली है, 2 साल की सजा मिल गई और इसमें डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, तो डिस्क्वालीफाई कौन करता है? ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करके वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अगर उन्हें सजा हुई है 2 साल की तो उसकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। अगर कन्विक्टेड हो गए किसी और केस में भी तो रद्द की जा सकती है। और एक बात और याद रखनी है कि यही सेक्शन जो ये 8 क्लाउज 3 है, इसमें ये और लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, इसमें ये और लिखा हुआ है अगर किसी को 2 साल की सजा मिल जाती है तो फिर वो जब सजा काट के आएंगे 2 साल की, जैसे मान लो जब भी जेल जाएंगे सजा काट के आएंगे 2 साल की, और 2 साल की सजा काटने के बाद नेक्स्ट 6 ईयर, फर्दर 6 ईयर तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते किसी का भी, नहीं एमपी का, नहीं एमएलए का, किसी स्टेट से ना सेंटर से, किसी का भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं वो 6 साल तक। ये भी है इसमें। तो अब इनको अगर 2 साल की सज़ा हो जाती है तो 6 साल तक फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, अगले 6 साल तक सज़ा काटने के बाद। लेकिन अभी इनकी कोर्ट, इनका जो केस है वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर ये अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, देखेंगे फैसला क्या आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिजी क्लेम। अच्छा, ये एक बात और याद रखनी है इसमें, देखो अगर मान लो कोई केस चल रहा है, कन्विक्टेड हुआ है, तो उस टाइम पे तो प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी पे केस इस तरह का चल रहा है, किस तरह का? डिफेकेशन का। डिफेकेशन क्या है कि अगर कोई एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है बंदा, तो ये बोलते हैं डिफेकेशन। तो इसका केस चल रहा है, तो फिर कौन रद्द करता है सदस्यता? फिर करता है जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के। लोकसभा में स्पीकर बोलते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन। तो फिर वो सदस्यता रद्द करते हैं। फिर प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है डिफेकेशन के केस में, यानी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अंदर अगर सदस्यता रद्द करनी है तो फिर स्पीकर या चेयरमैन रद्द करते हैं, उसमें प्रेसिडेंट का रोल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजी क्लेम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, यानी कि जो फसलों का इंश्योरेंस होता है उसको पोर्टल पर जाके हम करा सकें इंश्योरेंस, और वहीं से मॉनिटरिंग भी कर सकें, यानी कि किसान देख सकेगा कि हाँ उसके इंश्योरेंस का पैसा भी कहाँ है, कब आने वाला है, कितनी क्रॉप का इंश्योरेंस हुआ है, सब जानकारी इस पोर्टल पे मिलेगी, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पे। ये जो डिजी क्लेम है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर ही लॉन्च किया गया है, और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि किसानों की जो फसल है, क्रॉप है, उनका इंश्योरेंस किया जा सके, बीमा किया जा सके। अगर मान लो किसान फसल उगा रहा है और मान लो फसल काटने का टाइम है और उस समय पे बारिश हो जाए, ओले पड़ जाएं, हेल स्टॉर्म आ जाए, तो फसल ख़राब हो जाती है, उस टाइम पे किसानों को बीमा दिया जा सके, यानी कि अगर उन्होंने बीमा कर रखा है तो उसे पैसे दिए जा सके उसकी फसल के। तो इस तरह से ये डिजी क्लेम भी, इस जो योजना है इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लागू किया गया है, यानी कि लॉन्च किया गया है। ये डेवलप किसने किया है? ये देखो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इनका इंटीग्रेशन किया गया है डिजी क्लेम के लिए। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम किया जा सकेगा इंश्योरेंस को, फार्मर देख सकेंगे, इस पर इंफॉर्मेशन मिल सकेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी किसानों को। इंडियन गवर्नमेंट जो एफर्ट कर रही है कि फार्मर को सेल्फ रिलायंट और स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि खुद से ही अपना जानकारी ले सके, ऐसा पोर्टल बनाया गया है। डिजी क्लेम में जो ये देखो फार्मर आसानी से ट्रैक कर सकेंगे कि सेटलमेंट कब है, और रियल टाइम पे सेटलमेंट हो सकेगा मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, यानी कि
अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे किसान इस डिजी क्लेम पे कि मेरी फसल ख़राब हो गई है, तो फिर अधिकारी आएंगे और देखेंगे और फिर उसे इंश्योरेंस का पैसा दिया जा सकेगा तुरंत। फार्मर का जो क्लेम है प्रोसेस डायरेक्टली किया जा सकेगा बैंक अकाउंट से, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकेगी ऑफिसर्स की। जैसे डिजी क्लेम में इस तरह की और भी टेक्नोलॉजी हैं, जैसे वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम है, विंड सिस्टम बोलते हैं शॉर्टकट में। एक यस टैक है, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। इसमें देखी जाती है प्रोडक्टिविटी, फसल कितनी प्रोडक्टिविटी रही है ये देखा जाता है इसमें। कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफ्स ऑफ क्रॉपिक बोलते हैं शॉर्टकट में। एक फार्मर ग्रीवेंस पोर्टल, इसमें किसान अपनी कोई भी उनकी ग्रीवेंसेज है, कोई भी दुख है उसका निवारण किया जाता है, वो यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेटेंट मोनोपोली एंड एवरग्रीनिंग। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। जो पेटेंट मोनोपोली का मतलब क्या है, देखो पेटेंट तो आप जानते हो क्या होता है। पेटेंट का मतलब यह है, पेटेंट का मतलब यह है कि जैसे मान लो कोई कंपनी है, किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे अभी कोई प्रोडक्ट बनाया और वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। मान लो कोई टेबलेट बना दी, ऐसी टेबलेट बना दी जो मान लो कोई बीमारी है, जैसे एड्स है, एड्स के लिए कोई ऐसी दवाई बना दी कि वो टेबलेट ली जाए और एड्स खत्म। अभी तक कोई एड्स के लिए प्रॉपर दवाई है नहीं, तो फिर जिस कंपनी ने बनाई है उसको पेटेंट मिल जाएगा। ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स के हिसाब से भी है, पूरे वर्ल्ड वाइड लागू होता है। डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में लागू होता है। और ये पेटेंट जनरली 20 साल के लिए दिया जाता है, यानी कि 20 साल के लिए वही कंपनी उस दवाई को बनाएगी, उसकी परमिशन के बिना कोई कंपनी नहीं बना सकती, और वो जितना दाम रखना चाहे उसे बेच सकती है। और डब्ल्यूटीओ का रूल्स तो पूरे वर्ल्ड वाइड है, और ऐसे ही हर एक कंट्री ने अपने अपने देश में कानून बनाए हुए हैं। जैसे इंडिया ने इंडियन पेटेंट एक्ट बनाया हुआ है 1970 का, ये उसको प्रोटेक्ट करता है पेटेंट को, जो कोई भी कंपनी बनाई होती है पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी। तो पेटेंट प्रोडक्ट है जो, उसकी मोनोपोली का मतलब है एकाधिकार, एवरग्रीन का मतलब सदाबहार एक तरह से। तो ये क्या है, देखो अभी पूरा मामला समझते हैं, मैटर क्या आया है। इंडिया ने देखो जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है, आपने पाउडर यूज किया हो बचपन में शायद, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का पाउडर जो आता है वही कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। इसने अपनी एक ड्रग है, टीबी की ड्रग, टीबी की है, जो टीबी हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस, उसकी ड्रग है जिसका नाम है बेडाक्यूलाइन। ये जो दवाई है इसकी मोनोपोली को एक्सटेंड करने के लिए इसने एप्लीकेशन डाली इंडिया में, लेकिन इंडिया ने रिजेक्ट कर दी, भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो पहले जानते हैं ये बेडाक्यूलाइन ड्रग के बारे में, दवाई के बारे में। देखो ये क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाता है तब ये दवाई दी जाती है। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या है, देखो टीबी जब होता है तो पहली बार उसको ये 4 दवाइयाँ दी जाती हैं। एक है आइसोनियाजिड, ये याद रखना, आपको पूछे जा सकते हैं कि ये क्या है, तो आपको याद रखना टीबी की दवाई है बेडाक्यूलाइन। और पहले फर्स्ट लाइन की समझो, जैसे पहली बार किसी को टीबी हुआ और उसको दवाई दी जाती है आइसोनियाजिड, रिफेम्सिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल। अब ये दवाई अगर काम नहीं कर रही है तो फिर कहा जाता है कि इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया। अब उसे हाई क्वालिटी की और दवाई दी जाती है, वो दवाई है बेडाक्यूलाइन। जब बेडाक्यूलाइन भी काम नहीं करती तो कहते हैं उसे एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया, फिर उसे और हायर क्वालिटी की दवाई दी जाती है। तो ये जो बेडाक्यूलाइन है सेकंड लाइन ड्रग्स है टीबी के लिए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए, तो ये दी जाती है। अब ये जो दवाई है इसका जो पेटेंट है जॉनसन जॉनसन बेबी, जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है इसके पास है इसका पेटेंट। अब इसका पेटेंट जुलाई में ख़त्म होने वाला है, जुलाई 2023 में, 20 साल का टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला है। अब ये इसमें क्या कर रही है, इसमें कुछ इसने इसी टैबलेट में इस दवाई में इसने कुछ और थोड़ा बहुत डाल दिया, कोई सॉल्ट, कोई भी इंग्रेडिएंट डाल दिया और कह दिया कि हमने एक नई दवाई बना दी है टीबी के लिए, अब हमें और 20 साल का पेटेंट दिया जाए। तो ये होता है एवरग्रीनिंग करना, कि ये पूरे हमेशा के लिए अपना पेटेंट बनाए रखना चाहती है कंपनी, थोड़ा बहुत इसमें चेंज करेंगी और कह देंगी कि हमने नई दवाई बनाई है। तो ये होता है एवरग्रीनिंग। तो ये एवरग्रीनिंग को कोई भी कंट्री मना भी कर सकती है, तो इसको रोकने के लिए इसलिए इंडिया ने रिजेक्ट कर दी इसकी एप्लीकेशन कि भाई साहब ऐसा नहीं है, आपने थोड़ा बहुत साल्ट मिला दिया, बेस तो वही है दवाई का और आपको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से ही न्यूज़ में आया। अच्छा, अगर इसका रोक दिया जाता है
मोनोपोली रोक दी जाती है तो 55,000 पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा इससे, वो बेडाक्यूलाइन को एक्सेस कर सकेंगे इंडिया में आसानी से। ये 2019 में भी इतने लोगों को फ़ायदा हुआ था इससे। और जो ये दवाई है देखो, अभी तो ये लगभग क्या है, इसमें 6 महीने का लगभग 30 से 35-40 हज़ार तक का खर्चा आ जाता है। और सोचो गरीब आदमी जिसको हो रखा है टीबी, वो इतना खर्चा कैसे उठाए सिर्फ एक टैबलेट का। तो अगर इसका पेटेंट नहीं होगा तो जेनरिक ड्रग बनाई जा सकती है फिर जेनरिक कंपनियों के द्वारा। जैसे जेनरिक कंपनियाँ बहुत सारी, लीपॉन वगैरह है हमारी कंट्री में, ये जेनरिक ड्रग बनाती हैं। तो फिर इसको आसानी से जो 40,000 की है ना, इसे 3-4 हज़ार में बेचा जा सकता है 6 महीने के लिए, आसानी से कोई भी उपलब्ध कर सके अपने लिए। तो इस तरह से लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, इसने ये फ्यूमारेट साल्ट इसमें डाला बेडाक्यूलाइन में, और एवरग्रीन के लिए डाल दिया, पिटीशन डाल दी मतलब एप्लीकेशन, लेकिन इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। तो पेटेंट और मोनोपोली और एवरग्रीनिंग क्यों करना चाहती हैं ये? क्योंकि ये चाहते हैं कि सालों साल इनके पास ही पेटेंट रहे, कोई और कंपनी ना बनाए और मनचाहे दामों में बेचें इसे। तो ये मॉडिफाई कर देते हैं ड्रग्स को और थोड़ी एफिकेसी मतलब इम्प्रूव कर देते हैं बिना उसका बेस चेंज किए हुए, और ये पेटेंट लेना चाहते हैं। लेकिन जो एवरग्रीनिंग है ये मोनोपोली एकाधिकार एस्टेब्लिश करती है और कंपटीशन को अंडरमाइन करती है, इसलिए एवरग्रीनिंग का जो कंसेप्ट है रिजेक्ट किया जाता है। और इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का ये प्रोहिबिट करता है एवरग्रीनिंग को हमारे इंडिया में, कि किसी को भी एवरग्रीनिंग नहीं दी जा सकती। अगर उसने पूरी दवाई चेंज की है, नई दवाई बनाई है, तभी उसको पेटेंट दिया जाएगा। एवरग्रीनिंग का कंसेप्ट हमारे इंडिया में प्रोहिबिट किया जा सकता है इस एक्ट के जरिए, ताकि ड्रग को अफोर्डेबल बनाया जा सके और प्रमोट किया जा सके डोमेस्टिक जनरल ड्रग मेकर हैं जो उनको, ताकि वो हमारे इंडिया में मतलब सस्ती दवाई बेची जा सके और सस्ती दवाई बना सके। इंडियन पेटेंट ऑफिस है जो, उसने ऑर्डर दिया है J&J यानी कि जॉनसन जॉनसन केस में। इसने कहा है कि जो ये पेटेंट है क्लेम किया जा रहा है, क्लेम इन्वेंशन है, ये पेटेंटेबल नहीं है सेक्शन 3 क्लाउज ई के अंदर। ये हमारा जो पेटेंट एक्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या है, वेल नोन कंपाउंड होना चाहिए और वेल नोन साल्ट होना चाहिए, और तभी उसको पेटेंट दिया जा सकता है। अगर एवरग्रीन की गई है तो उसको पेटेंट नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक है बैन ऑन ट्रांसजेंडर वुमेन फ्रॉम फीमेल इवेंट्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। जीएस पेपर 1, 2, 3 में भी पूछा जा सकता है। एसए के टॉपिक में आप इसको यूज कर सकते हो। एथिक्स के पेपर में भी पूछा जा सकता है। देखो वर्ल्ड एथलीट्स काउंसिल है, वर्ल्ड एथलीट्स काउंसिल जो रूल्स बनाती है पूरे वर्ल्ड में, रूल्स रेगुलेशन एथलीट्स के लिए जो खिलाड़ी होते हैं। अभी इसने ना जो ट्रांसजेंडर वुमेन है उनको ना बैन करने के लिए वोट किया है। ट्रांसजेंडर वुमेन क्या होते हैं, देखो जैसे कोई मान लो लड़का पैदा हुआ और उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया, वो लड़की में चेंज हो गया, उसे बोलेंगे ट्रांसजेंडर वुमेन, यानी कि उसने जेंडर चेंज कराया तब महिला बना है। अब ऐसी जो महिला अगर स्पोर्ट्स में खेल में हिस्सा लेती है तो वो महिला है, अब तो महिला कैटेगरी में लेगी, फीमेल कैटेगरी में। लेकिन वर्ल्ड एथलीट काउंसिल ने इसलिए बैन करने के लिए कहा है अगर किसी में डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट पाए जाते हैं तो फिर उसको बैन किया जाना चाहिए फीमेल कैटेगरी में, और ये लागू हो जाएगा 31 मार्च से। तो ये डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट का क्या मतलब है, देखो ये क्या है, जो महिला है फीमेल उसमें अलग हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से उसमें कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं, और मेल में अलग। जैसे मेल में एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन है जो हार्मोन है, ये हार्मोन की वजह से मेल में जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ आ रही है उसके, या उसमें ज़्यादा ताकत रहती है थोड़ी, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। ये हार्मोन की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है मेल में। और फीमेल जो हार्मोन है वो जैसे एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है, ये फीमेल हार्मोन है जिनकी वजह से फीमेल में थोड़ी कम ताकत रहती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, बॉडी का टाइप अलग होता है फीमेल का मेल से। और टेस्टोस्टेरोन भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है फीमेल में, बहुत ही कम। लेकिन जो मेल से फीमेल में चेंज हुआ तो उसका जो हार्मोन दबा दिया गया, जब मेल से फीमेल में चेंज किया, लड़के से लड़के में चेंज किया उसे, और टेस्टोस्टेरोन को उसको दबा दिया गया, और जो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसकी मात्रा उसकी बॉडी में बढ़ा दी गई, तो वो बन गया फीमेल, वो लड़की बन गया। लेकिन टाइम पे क्या देखा कि अगर उसमें
इस हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वो आ जाता है इस कैटेगरी में। डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट, यानी कि उसमें जो मेल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, इसलिए उसे फीमेल कैटेगरी में नहीं अनुमति दी जा सकती खेलने की, इसलिए बैन करने को कहा है। और सारा जानेंगे हम इसमें रीज़न क्या क्या और बैन के। पहला तो यह है इमर्जिंग साइंस। इसने कहा है कि जो ट्रांसजेंडर वुमन है उनको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि सॉरी, उनको एडवांटेज मिलता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, एंडोरेंस है, पावर है, लंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि देखो वो लड़के से लड़की चेंज हुई है, लड़की हुई है, लेकिन उनका हार्मोन सिर्फ सप्रेस किया गया है, लेकिन ओवर द टाइम हो सकता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बढ़ता पाया गया है, जिनकी वजह से इनमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए एक रीज़न ये बताया है। दूसरा यह है कि जो फीमेल एथलीट्स हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि वो तो फीमेल ही है, फीमेल ही जन्म हुआ, और ये मेल से फीमेल में कन्वर्ट हुई हैं, तो इसलिए उनके साथ फेयरनेस हो मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है कि इंटीग्रिटी, और फीमेल कैटेगरी की इंटीग्रिटी को और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और कौन से स्पोर्ट्स हैं जिनमें ट्रांसजेंडर को बैन किया गया है? रग्बी स्पोर्ट है, स्विमिंग है, उनमें बैन किया गया है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं ये हमने ऊपर जान ही लिया है क्या होता है। ये देखो सारा मसल्स मास, बोन डेंसिटी, बॉडी के हेयर, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस हार्मोन से डिसाइड होती हैं, टेस्टोस्टेरोन से। ये मेल में पाया जाता है अधिक मात्रा में। मेल में इसकी जो मात्रा है लगभग 10 से 35 नैनोमोल्स होती है पर लीटर, और फीमेल्स में 0.5 से लेकर 2.4 तक होती है नैनोमोल पर लीटर। लेकिन जो लेवल जो परमिटेड है वर्ल्ड एथलीट्स के लिए कि फीमेल में कितना ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होना चाहिए, वो परमिशन है 2.5 तक। अगर किसी में 2.5 नैनोमोल्स पर लीटर से ज़्यादा अगर होता है, पाया जाता है ये हार्मोन, तो फिर उसे बैन किया जा सकता है। इसलिए डिफरेंस इन सेक्स डेवलपमेंट कैटेगरी में आ जाता है वो, फिर उसको बैन किया जा सकता है अगर उसकी बॉडी में पिछले 6 महीने तक ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 2.5 नैनोमोल्स पर लीटर से ज़्यादा पाया गया है, तो फिर उन्हें बैन किया जा सकता है। और अगर देखो उनमें 2.5 नैनोमोल से कम है लगातार 6 महीने तक, तो फिर उन्हें फीमेल की कैटेगरी में हिस्सा लेने दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट नहीं है मतलब इसी का टॉपिक है, ये वर्ल्ड एथलीट काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसने ही ये वोट किया है बैन करने के लिए ट्रांसजेंडर वुमन को। ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो एथलीट्स के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। 1912 में ये इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। मोनाको एक कंट्री है देखो यूरोप में, शायद आपने कभी ना देखी हो। ये देखो जो आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रांस, फ्रांस देख रहे हो, फ्रांस का ये छोटा सा हिस्सा आपको बड़े मैप में दिखाई देगा, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। देखो यहाँ पे लिखा भी है ये मोनाको, ये वाला मोनाको यहाँ पे है। ये इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे छोटा सा कंट्री है, बस छोटा सा। तो ये मोनाको यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये रूल्स रेगुलेशन बनाता है एथलीट्स के लिए, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, और स्पोर्ट्स को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करता है। इसमें देखो जो इसके फेडरेशन में मेंबर हैं, नेशनल मेंबर 200 से ज़्यादा मेंबर होते हैं इसकी फेडरेशन में। तो यही टॉपिक थे आज के। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लास्ट ईयर भी न्यूज़ में रहे थे या कुछ और फेमस न्यूज़ में रहे थे, उनके बारे में जान लेते हैं। देखो एक है डचिंगम नेशनल पार्क, डचिंगम या ये डचिंगम नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इसकी लोकेशन याद रखनी है। ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे देखो एक भेड़ की क्वालिटी मिलती है। भेड़ जानते हो ना आप, भेड़ बकरी, वो वाली भेड़, उसका नाम है कश्मीरी स्टेज, कश्मीरी स्टैग या स्टेज। इसको हंगुल के नाम से भी जाना जाता है, हंगुल। ये क्या है? इससे जो इसकी ऊन से, जो इसके बॉडी से ऊन निकलता है, उससे बहुत ही जो शॉल बनाए जाते हैं, शॉल या जर्सी स्वेटर वगैरह, ये बहुत ही फेमस है वर्ल्ड वाइड भी, इंडिया में भी। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऊन होता है, बहुत ही गर्म होता है। तो एक कश्मीरी स्टेज या हंगुल, ये भेड़ पाई जाती है इस डचिंगम नेशनल पार्क में, जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे लोग पालते भी हैं इसे। एक महिम फोर्ट न्यूज में रहा था, महिम फोर्ट, महिम का किला, ये कहाँ पे है और किसने बनवाया था? 2 बातें याद रखनी है। महिम फोर्ट है आपका मुंबई में, महाराष्ट्र में, मुंबई में है ये किसने बनवाया था और कब बनवाया था? 11th सेंचुरी एडी में बनवाया था ये। राजपूत डायनेस्टी के अंदर एक महाराजा थे, महाराजा प्रताप बिंब, इन्होंने बनवाया था। राजपूत डायनेस्टी के थे ये,
11वीं सेंचुरी में बनवाया था इन्होंने महिम फोर्ट को। एक पहाड़िया उड़ीसा की, वो न्यूज में थी, ये गंधा मार्दन है, गंधा, इसकी प्रोनाउंसिएशन उड़ीसा में कुछ और भी हो सकती है, उड़िया भाषा में गंधा मार्दन। ये हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा की बारगढ़ और बालंगीर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है, बारगढ़ और बालंगीर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है। तो ये कहीं पे मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, आपको ये याद रखने हैं। टॉपिक तो देखो और भी हैं अभी, लेकिन हम कल परसों में उन्हें डिस्कस करेंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं। और देखो इस टॉपिक के बाद आपका जो पूरा इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, पूरा इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी पिछले 1.5 साल का हमने रिवाइज कर लिया है। तब से देखो 15-20 लेक्चर से हम रिवाइज कर रहे हैं, और ये रिवीजन में पूरा 1.5 साल का इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी ये रिवाइज कर चुके हैं। अब हम देखो साइंस एंड टेक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो डिस्कस करेंगे। और देखो जो टॉपिक ऐसे थे न्यूज में रहते ही हैं और रहे हैं, उन्हें मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर देख सकते हो, वो हर बार न्यूज में रहते ही हैं, और बार बार उन्हें तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ऑलरेडी लेक्चर बने हुए हैं। जैसे जीन एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी पे है, इस पे आप लेक्चर देख सकते हो। बहुत सारे लेक्चर हैं, साइंस एंड टेक की जो प्ले लिस्ट है आप पूरा लेक्चर देखो वहाँ पे, क्योंकि हर बार वो मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और कोई अलग से कोई टॉपिक आता है साइंस एंड टेक का, अभी मैं देख रहा हूँ उसे, कोई अलग से टॉपिक है पिछले 1.5 साल में, तो मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो यही टॉपिक थे आज के।